हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक है वी हैव कंप्लीटेड दैट। तो इसी टॉपिक के रिलेटेड आज हम कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आपके ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स हों या बाकी नेशनल या स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स हों। जो भी उन एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक प्लानिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हों या बाकी जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला टॉपिक है इसमें से, तो उनको हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम जो अपनी प्रिपरेशन है उसको असेस कर पाएँ कि जो हमारी प्रिपरेशन लेवल है वो किस तरीके की है, क्या हम सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हमने टॉपिक पढ़ा है क्या उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही से कि नहीं, क्या हम सही ऑप्शन को चूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, या गलत ऑप्शंस को क्या हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को असेस करने के लिए जो एमसीक्यूज़ होते हैं या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो होते हैं उनका बड़ा रोल बनता है। तो ठीक है, तो इसलिए हम हर टॉपिक या 2 टॉपिक्स के बाद एमसीक्यूज़ किया करेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रिपरेशन हमारी किस लेवल की है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज अंडर विच 5 ईयर प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी लाई थी जिससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी बुनियाद पड़ी थी। तो आपको बताना है कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आपका वजूद में आया था। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये एग्रीकल्चर में कुछ नई टेक्निक्स लाई गई थी, कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए थे, ठीक है ना? कुछ नई मशीनरी लाई गई थी ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ठीक? तो वो आपको बताना है कि किस 5 ईयर प्लान के दौरान लाई गई थी। ऑप्शन ए इज़ थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी सेवेंथ 5 ईयर प्लान। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी थी वो लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1961 से लेके 60 तक, 66 तक, ठीक। तो ये था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसी के दौरान आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी लाई गई थी एग्रीकल्चर में, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई थी कि जिन प्रोडक्ट्स में इंडिया पहले एक नेट इंपोर्टर था, जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, फूड ग्रेन्स को इंडिया बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करता था, उन्हीं प्रोडक्ट्स में इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या बन गया? नेट एक्सपोर्टर। उन्हीं चीज़ों में इंडिया की जो थी वो प्रोडक्शन इतनी हुई कि सरप्लस हुआ। एक तो अपनी नीड्स फुलफिल हुई, दूसरा हम बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हुए। तो ये किस वजह से हुआ था? जो ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज लाई गई थी। तो ये कब हुआ था? ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू जो है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैड प्लान हॉलीडे ड्यूरिंग 1966 टू 69 ड्यू टू। इंडिया का जो प्लान हॉलीडे आया था 1966 और 69 के बीच, वो क्यों आया था उसके रीजंस आपने बताने हैं। पहला रीजन, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1965। सेकेंड रीजन, सिवियर ड्रॉट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। देखिए, आपको बताना है कि जो प्लान हॉलीडे आया था 1966 और 69 के बीच, उसके क्या रीजंस थे। क्या इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था 1965 का, क्या वो रीज़न बना था? या जो सिवियर ड्रॉट आई थी, जो खुश्क साली आई थी जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई थी, तो क्या वो था रीज़न प्लान हॉलीडे का? ठीक, तो ये दो रीजंस दिए गए हैं, आपने बताना है क्या सिर्फ पहला वाला रीज़न है, क्या सिर्फ दूसरा वाला रीज़न है, या ये दोनों रीजंस बने उस चीज़ के, या इनमें से कोई भी रीज़न नहीं था प्लान हॉलीडे का। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो दोनों ऑप्शंस इसके सही हैं, दोनों रीजन जो दिए गए हैं वो सही है। एक तो इंडो पाक का कॉन्फ्लिक्ट था 1965 का, और दूसरा क्या था? सिवियर ड्रॉट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो तीसरा भी एक रीज़न था, वो था इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो इन तीन रीजंस की वजह से क्या हुआ था कि जो थर्ड प्लान था 5 ईयर प्लान, वो
एक फेलियर उसको कहा जाता है, क्योंकि वो फेल हुआ था। उसमें जो टारगेट्स रखे गए थे उनको अचीव करने में जो प्लानर्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि ये 3 रीजंस की वजह से। पहले इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, और जो ड्रॉट आई थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हुई थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। और तीसरा था जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट था। तो इन 3 वजहों इन 3 जो रीजंस है इनकी वजह से क्या हुआ कि थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्लानर्स ने जो फोर्थ प्लान आना था उसको थोड़ा सा डिले किया था। और उससे पहले क्या लाया था, कुछ एनुअल प्लान्स लाए गए थे। ठीक, इस पीरियड के दौरान जो 66 और 69 का पीरियड है, इसके दौरान कुछ एनुअल प्लान्स लाए गए थे, जिसको नाम दिया गया, इस पीरियड को नाम दिया गया था प्लान हॉलीडे, जिसके दौरान एनुअल प्लान्स लाए गए थे। ठीक, तो ये थे आपके रीजंस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें इस चीज पे फोकस किया गया था। ठीक, तो कौन सा प्लान था? ऑप्शन ए फोर्थ, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सिक्स्थ, ऑप्शन डी सेवेंथ। तो किस प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को ज्यादा इस पे फोकस दिया था सबसे पहले? तो बताइए कौन सा है। इसका जो सही आंसर है दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। आपका पता है जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसका जो स्लोगन था वो क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले फिफ्थ प्लान में जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है इस पे फोकस किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रोलिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच। ऑप्शन नंबर ए, पहले देखना है रोलिंग प्लान जो है इसका क्या मतलब है। ठीक, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, changes its allocation every year, changes its allocation and target every year, changes only its target every year। आपने बताना है रोलिंग प्लान किसको कहते हैं। क्या रोलिंग प्लान इसको कहते हैं, उस प्लान को कहते हैं जिसमें डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, जो अपना टारगेट हर साल नहीं बदलता है, या चेंज इट्स एलोकेशन एवरी ईयर, क्या वो प्लान है जिसमें एलोकेशन हर साल बदली जाती है। एलोकेशन यानी जो फंड्स आप एलोकेट करते हो, जो प्लान आपने बनाया है उसको, जो फंड्स उसके लिए आप एलोकेट करते हो, क्या उन एलोकेशंस को हर साल चेंज किया जाता है। चेंजेस इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर सी है कि जिसमें एलोकेशन भी चेंज की जाती है और जो टारगेट आप रखते हैं उसको भी चेंज किया जाता है हर साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी, चेंजेस ओनली इट्स टारगेट एवरी ईयर। क्या रोलिंग प्लान वो प्लान है जिसमें सिर्फ टारगेट को चेंज किया जाता है हर साल। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से आपने सही को चुनना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेंज इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर। तो रोलिंग प्लान क्या होता है? देखिए, रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो कुछ सालों के लिए बनाया जाता है। ठीक, कुछ सालों के लिए एक प्लान बनाया गया। अब इस प्लान को हर साल के बाद एसेस किया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा। हर साल के बाद पीरियडिकली इसको रिव्यू किया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इसके टारगेट्स की परफॉर्मेंस, क्या जो टारगेट्स रखे हैं वो सही हैं, या जो फंड्स हमने इसके लिए एलोकेट किए हैं क्या वो फंड्स इसके लिए सफिशिएंट है। तो इन चीज़ों को हर साल के बाद रिव्यू किया जाता है। और अगर लगता है प्लानर्स को कि शायद हमें कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कहीं पे एडिट करने की ज़रूरत है प्लान में, तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए उन चीज़ों को अगर कुछ एडिट करने की ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट ईयर में एडिट किया जाएगा। अगर कुछ फंड्स जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट ईयर में वो सारी चीज़ें करी जाती है और जो प्लान है उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये होता है रोलिंग प्लान। इसको कुछ सालों के लिए बनाया जाता है प्लान को और फिर रिव्यू किया जाता है पीरियडिकली। यूजुअली हर साल के बाद प्लान को रिव्यू किया जाता है, इसकी एलोकेशंस को भी और इसके टारगेट्स को भी हर साल रिव्यू किया जाता है, ताकि इसमें अगर कुछ एडिट करने की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, वो चीज़ करी जाए ताकि प्लान की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। ठीक, तो ये होता है रोलिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 5,
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अपील्ड जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट? इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम नेहरू जी को सबसे ज़्यादा पसंद आया था? इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने क्या पढ़े थे? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने पढ़े थे। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम नेहरू जी को, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पसंद आया था? तो बताइए। ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन डी ओपन इकोनॉमी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म। ठीक। तो उस टाइम की जो कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, आपको पता है कि हर एक सेक्टर जो था वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड था। चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, हर एक सेक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था। ठीक। तो इस और दूसरा ये था, जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी उतना डेवलप्ड नहीं था जो कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही कंट्री में, पॉवर्टी लेवल बहुत थी। तो इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर एड्रेस नहीं कर पाता उस टाइम। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा बनता था उस टाइम। गवर्नमेंट ही थी जो कि इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंजाम देती, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए कंट्री में। ठीक। और जो पॉवर्टी लेवल है उसको कम करने के लिए, और पुअर और रिच के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ में जो है वो ज़्यादा काम अंजाम नहीं दे पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का उस टाइम रोल ज़्यादा बनता था। गवर्नमेंट सेक्टर ही इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंजाम दे पाती। तो इसलिए जो उस वक्त के प्लानर्स थे, जो उस वक्त की थिंक टैंक थी, तो उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया जो उनको सूटेबल लगा इकोनॉमी को देख के, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के, वो था सोशलिज्म। और नेहरू जी का यहाँ पे क्यों मेंशन है? क्योंकि वो उस वक्त कंट्री के तो प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरा जो प्लानिंग कमीशन था उसके भी चेयरपर्सन थे। ठीक। तो इस वजह से सोशलिज्म ही उस टाइम उनको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा अपनी इकोनॉमी को देख के। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसको बताया जा रहा है? ठीक। बताइए कौन सा ऑप्शन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वराया, डी महालानोबिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा वो है जिसको बताया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, महालानोबिस। तो महालानोबिस हैं जो इंडिया के एक बड़े स्टैटिस्टिशियन थे। इनको बताया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, क्योंकि इनका बड़ा रोल रहा था जो अर्ली स्टेजेस में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी उसमें इनका बड़ा रोल था। ठीक। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन? हमने गोल्स ऑफ प्लानिंग पढ़े, उसमें हमने पढ़े थे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म हमने देखा था कि हर एक प्लान का अलग अलग होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स सारे प्लान्स में कॉमन होंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल की बात हो रही है। ठीक। तो आपने बताना है जो इंडियन प्लानिंग थी, जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, इसके जो गोल थे, ठीक है ना, इकोनॉमी के रिलेटेड, वो क्या थे? ठीक है ना। इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सा गोल प्लानिंग कमीशन का गोल नहीं था। ठीक है। ऑप्शन ए रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी सेल्फ रिलायंस। तो इनमें से आपने देखना है कि कौन सा गोल ऐसा है जो कि प्लानिंग कमीशन का गोल नहीं था। तो बताइए कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है ना। हमने देखा, हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि प्लानिंग कमीशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो क्या थे। क्या थे गोल्स इसके? पहला जो गोल था वो क्या था? जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। ठीक है, या इंक्रीज इन जीडीपी। दूसरा हमने क्या देखा था? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक। तीसरा क्या था? इक्वालिटी, इक्विटी। ठीक है ना, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं। और एक गोल क्या था? मॉडर्नाइजेशन। और फिफ्थ गोल क्या देखा था हमने? सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंस।
तो ये 5 गोल्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं प्लानिंग कमीशन की, ये हमने डिस्कस किए थे। तो इनमें से रिसोर्स कंजर्वेशन का कोई गोल है नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो आपका एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1952। ठीक, 1952 में बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या काम था? इसका काम था प्लानिंग कमीशन को गाइड करना, जो प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनाती है उनको अप्रूव करना। ठीक, तो ये काम था किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और इसकी जो कानूनी हैसियत थी, जो इसकी लीगैलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, वो हमने देखी कि ये कोई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनडीसी, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ना ही इसकी कोई लीगल अथॉरिटी है या लीगल स्टेटस इसका नहीं है। ठीक, और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसका भी चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का भी। और इसके बाकी मेंबर्स कौन होते हैं? एक तो यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। दूसरा, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, और जो यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था एनडीसी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन सी दैट इज 1952 में एनडीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। पहला 5 ईयर प्लान जो था उसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो पहले जो उसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। ऑप्शन सी क्या है? द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके बारे में आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, एनडीसी यूज टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान। जो एनडीसी थी, क्या जो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान्स होते थे एनडीसी उनको फाइनल अप्रूवल देती थी। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड है। स्टेटमेंट नंबर 4 आपका है, एक मिनट, हाँ, तो जो डी पार्ट है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेराडोमर मॉडल। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हेराडोमर मॉडल पे बेस्ड था। तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वही आपका सही ऑप्शन होगा। बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ या चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले चेयरमैन नहीं थे प्लानिंग कमीशन के, बल्कि कौन थे पहले चेयरमैन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। वो पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहले चेयरमैन भी थे किसके? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। बाकी ऑप्शंस क्या है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। ये सही है। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी यूज टू गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स। ठीक, जो एनडीसी थी उसका काम क्या था? जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे उनको फाइनल अप्रूवल देना। ये भी सही है। डी क्या है? ऑप्शन डी, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेराडोमर मॉडल। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड था? हेराडोमर मॉडल पे। ये भी सही ऑप्शन है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि इनकरेक्ट इनमें से कौन है? दैट्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गांधीयन प्लान वाज गिवन बाय। जो गांधीयन प्लान हमने देखा हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, ठीक है ना, हमने देखा अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो उसमें हमने कुछ प्लान्स देखे थे, उनमें एक गांधीयन प्लान भी हमने देखा था। अब आपको बताना है कि जो गांधीयन प्लान है उसको किसने दिया था।
ठीक है ना, गांधीयन प्लान किसने दिया था इनमें से? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम एन रॉय, डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपने चूज करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इन्होंने दिया था गांधीयन प्लान। ठीक, कब दिया था? इन्होंने दिया था 1944 में गांधीयन प्लान। ठीक, चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, पीपल्स प्लान वाज गिवन बाय। पीपल्स प्लान जो आया था उसको किसने दिया था? ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इंडियन प्लानिंग। जो प्लानिंग कमीशन के पहले जो प्लानिंग के रिलेटेड कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे इंडिया में, उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये प्लान भी पढ़े थे, जैसे गांधीयन प्लान था, पीपल्स प्लान था। तो आपने बताना है पीपल्स प्लान किसने दिया था। ऑप्शन ए श्रीमन नारायण अग्रवाल, ऑप्शन बी महालानोबिस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपने चूज करना है। इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय हैं जिन्होंने दिया था पीपल्स प्लान। कब दिया था? 1945 में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये भी इसी टॉपिक में है, जो हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग थी इसमें से, इसी टॉपिक में से ये क्वेश्चन भी है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी बताइए। ऑप्शन ए एम विश्वेश्वराया, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है एम विश्वेश्वराया। तो इन्होंने ही पहला अटेम्प्ट किया था प्लानिंग के रिलेटेड इंडिया में। ठीक, तो उस पहले अटेम्प्ट में उन्होंने इंडियन प्लानिंग के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडियन प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक, सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, महालानोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसको बेस्ड किया गया था महालानोबिस मॉडल पे? बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। कौन सा 5 ईयर प्लान महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान ही वो प्लान है जिसको महालानोबिस मॉडल पे बनाया गया था, जो कि महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था। तो महालानोबिस मॉडल जो है, इस मॉडल का जो मेन फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और दूसरा क्या था? दूसरा था स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। तो महालानोबिस मॉडल में क्या था कि एक तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, कंट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट हो, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर हो यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हो वो स्ट्रांग हो जाए, और ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक सेक्टर जब स्ट्रांग होगा तो वो इंश्योर करेगा कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको कम करे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी फास्ट हो। तो ये था महालानोबिस मॉडल के 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो सेकंड 5 ईयर प्लान ही वो प्लान है जो कि महालानोबिस मॉडल पे बेस्ड था। पहला किस पे था? पहला 5 ईयर प्लान ये था हेरोडोमर मॉडल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनियम फॉर द वर्ड नीति इन नीति आयोग। आपने बताना है जो नीति आयोग वर्ड है, इसमें जो नीति है इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। ऑप्शन ए नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसजेंडिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? कौन सी सही फुल फॉर्म है नीति की? ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपके ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो
नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है, नीति की फुल फॉर्म दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी थोड़ा-सा ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज़ योर क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो कौन सी इनमें से वो बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। आपने देखा है, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जो नीति आयोग है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो प्लानिंग कमीशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो अब जो बचता है फाइनेंस कमीशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये दो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है ना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, ना इनकी लीगल कोई वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आई होप कि आप सबों ने सभी क्वेश्चंस को सही से मार्क किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।